आपको लगने लग जाएंगे। बस क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच आपको जानना है कि पढ़ के आप समझ जाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देते हैं एज यूजुअल, नहीं करेंगे तो भी कर देंगे, मतलब भूल जाएंगे तब भी कर देंगे। आज क्वेश्चन को दूसरे तरीके से टाइप करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं उससे पहले चलिए पोल तो अब आपके सामने आ ही चुका है, नहीं तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो लिख करके बताती हूँ। एक बार आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है, बस पढ़ के समझना खेल है। 50% काम पेडागोजी में पढ़ के समझने से हो जाता है। आज हम एकदम समय पे हैं और कल से और कोशिश रहेगी इसको 9:15 से भी 9 पे ले आए टाइम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन, ये प्रभु पेट पे बाण मारिए वाला सवाल है। आई मीन मुश्किल कह देते हैं हम इसको, क्यों? क्योंकि ये वाला नया टाइप है। जब से ऑनलाइन एग्जाम होना शुरू हुआ तब से ये वाला टाइप आना शुरू हुआ है ना, कि टॉपिक नॉर्मल है लेकिन उसमें एक कथन और दूसरा तर्क दिया जाएगा क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए। 4 प्रोबेबिलिटीज होंगी कि ए सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों गलत हैं, उसका रीजन गलत है ना। और इसमें कई लोग डर जाते हैं उसको देख करके, समझते हैं कहानी है क्या। पेडागोजिकल, पहले हमें कथन पढ़ना है एज यूजुअल कि जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, क्या वो सही है, क्या इसका तर्क सही है, क्या दोनों सही है। पेडागोज ऐसा हो सकता है कई बार कि दोनों सही हो बट एक दूसरे के लिए सही ना हो। समझ पा रहे हो ना बात को? तो पेडागोजिकल प्रोसेसेस ऑफ डायलॉग एंड डिस्कशन अमंगेस्ट पीयर्स हिंडर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। यानी समकक्षों से चर्चा व संवाद, यानी जो क्लासरूम में बच्चे हैं, पीयर्स किसको कहते हैं? हम उन्हीं को कहते हैं जो लगभग रफली ऑफ द सेम एज होते हैं, यानी क्लासमेट्स हैं, जो आपकी क्लास में बच्चे हैं, वो आपस में जो भी उनके सहपाठी हैं, उनको हम उनके यार हैं, दोस्त हैं, व्हाटएवर, उनको हम पीयर्स कह रहे हैं। तो जो पीयर्स के बीच में डायलॉग है, चर्चा है, परिचर्चा है, डिबेट्स हैं, डिस्कशन है, इससे हिंडर होता है कि किस चीज का विकास? समस्या समाधान का विकास, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कमजोर हो जाएगी बच्चे की। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? कोई भी प्रॉब्लम बच्चे के सामने आए और वो उसको सॉल्व करने की जो क्षमता है वो कम होती है चर्चा से। ये तो एकदम नेगेटिव बात है, क्योंकि पूरे एग्जाम में अगर हम देखें, पेडागोजी में भी पूरे डिस्कशन, डिबेट, ये बहुत ही प्यारी चीजें हैं। डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, आप एग्जाम छोड़ दीजिए, जीवन में भी देख लीजिए, देश में भी देखिए, विदेश में भी देखिए, क्या करती हैं गवर्नमेंट्स भी? चर्चा ही करती है ना, एक तरह से देखा जाए तो। समाधान निकालने का या हमारे समझ को बेहतर करने का बहुत अच्छा तरीका है डायलॉग, डिस्कशन और डिबेट्स वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि ये खराब तरीका, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है खराब हो जाएगी। तो ये बात तो गलत हो गई, फॉल्स हो गई। कोई जल्दबाजी नहीं, पहले पढ़ के समझना है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। डायलॉग और डिस्कशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंडर नहीं होती, बैरियर नहीं बनता डायलॉग, बल्कि क्या होती है? सपोर्ट होती है। समस्या समाधान बच्चे की अच्छा हो जाएगा यदि वो चर्चाओं में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे वो टीचर्स के साथ हो। ठीक, फिर आता है इसका रीजन क्या दिया है इन्होंने। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर एंड नॉट सोशल इन कैरेक्टर। तो आपका जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो जॉन डुई कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के माध्यम से भी, कि लर्निंग क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है, यानी अधिगम को एक सामाजिक क्रिया माना जाता है जिसमें ग्रुप में लर्निंग अच्छी होती है और समाज के लिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए हम सीख रहे होते हैं। इन्होंने उल्टा कह दिया कि इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए होती है और सोशल नहीं होती है। तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो दोनों ही बातें गलत हैं, तो हमारे लिए इजी हो गया कि ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है ना, बोथ ए एंड आर फॉल्स, जिसका जवाब आप लोग सही दे भी रहे हैं 69% लोग। बाकी के जो 31% लोग हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक, इसमें क्यों लगा आपको कि कोई और उत्तर हो सकता है इससे आसान क्वेश्चन? और क्या होगा भाई? बोथ ए एंड आर ट्रू है ही नहीं, तो ये तो हट ही गया। बोथ ए एंड आर ट्रू अगेन नहीं है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऐसा भी नहीं है, ए भी फॉल्स ही है। तो ये तो सबसे इजी सिचुएशन होती है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। स्टेटमेंट वो मुश्किल होता है जहां पे, अभी 1 मिनट पोल मत देना, ठीक है। ये तो हमारा बैच की बात हो गई। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसमें आपका लर्निंग एक टॉपिक है ना। ये पूरी 10 नंबर की यूनिट है। लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान, लर्निंग को अधिगम कहते हैं हिंदी में, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग या थिंकिंग कह सकते हो आप। थिंकिंग आपके चैप्टर में है, इसी में एक क्वेश्चन आता है थिंकिंग। इसके अलावा अगर हम देखना चाह रहे हैं, वो जो बच्चों के एरर्स हैं, ये भी आपके दिया हुआ है ना सिलेबस में, गलतियां जो हैं, त्रुटियां जो हैं बच्चे की, नाइव कॉन्सेप्शंस जिसको हम कहते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, है ना, जिनको रॉन्ग कॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं, रॉन्ग नहीं कहते। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो ये टॉपिक्स, ये मेमोरी क्या है, मेमोरी पे भी, मेमोरी तो ऐसा सच नहीं, मोटिवेशन हम कहेंगे, मेमोरी पे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, बट मेमोरी से वो चंक वाला जोड़ करके, जैसे कल कराया था,
तो मोटिवेशन हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन चैप्टर आपका इसी में आ जाएगा। जो बेंड्यूरा का एक क्वेश्चन आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, वो इसी में आ जाएगा। तो काफी सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें आ जाएंगे, इसलिए इसको अलग अलग टॉपिक में तोड़ना संभव नहीं था, इसलिए मैं पूरी यूनिट को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मिले हुए हैं इन 10 नंबर में, और एक एक नंबर के आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको क्वेश्चन कराती रहूं तो उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक ही आएगा। ठीक, तो और भी 1-2 टॉपिक्स इसमें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप पोल में जवाब दीजिएगा। व्हाट काइंड ऑफ गोल्स, यानी कैसे गोल्स सेट किए जाने चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ गोल्स शुड अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू सेट, यानी कैसे एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी ये मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन है, और डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, क्योंकि मोटिवेशन के 3 ओरिएंटेशन होते हैं। हमारे लर्निंग के लिए हम 3 ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। तो बच्चों को किस तरह के गोल्स सेट कराने हैं, जिससे बच्चे, मतलब टीचर को कैसे गोल्स सेट कराने चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित या मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह के गोल्स लर्निंग के वो सेट करें। मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जिसको प्रदर्शन उन्मुख कहते हैं, महारत उन्मुख कहेंगे मास्टरी ओरिएंटेड को। फेलियर एक्सेप्टिंग, यानी विफलता को स्वीकार करने वाले, या फिर फेलियर अवॉइडेंस, असफलता से बचने वाले। अब इस पे हम चर्चा कर चुके हैं और ये जमानों से आता रहा है। अगर आप देखेंगे उठा करके सिलेबस में 2011 से आज तक आपको मिल जाएगा, लगभग 1-8 क्वेश्चन इस पे देखने को मिलता है, ये ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चन पे। देखिए, फेलियर एक्सेप्टिंग जो है कोई ओरिएंटेशन होता ही नहीं है। 3 प्रकार के गोल्स होते हैं जिनका ओरिएंटेशन संभव है। एक है मास्टरी ओरिएंटेड, दूसरा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तीसरा है फेलियर अवॉइडेंस। मास्टरी ओरिएंटेड सबसे बेटर गोल है। ये वही गोल है जिसका मैं बार बार उदाहरण देती हूं कि आप मास्टर बन जाइए किसी चीज के, मतलब आपको आता सब कुछ है, नंबर अपने आप आ जाएंगे। ये वैसे ही वाली बात है कि वो जो 3 इडियट्स का डायलॉग मैं बार बार बोलती हूँ कि आप एक्सेलेंस के पीछे भागिए, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो ये मास्टरी ओरिएंटेड गोल है कि बच्चे को सब कुछ आता हो, या वो मास्टर बन पाए उस टॉपिक का, या जो भी चीज वो पढ़ रहा है उसको डीप में पढ़ के समझ पाए। ठीक है ना, यहाँ नंबर के पीछे नहीं भागा जाता, और ये बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग होती है यहाँ, यानी आप सीख रहे हैं क्योंकि आपको सीखने में इंटरेस्ट है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है यहाँ, अगर देखें तो आंतरिक अभिप्रेरणा। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में रीजन बाहर होता है काम को करने का, और जहां रीजन बाहर हो वो लंबा नहीं चल सकता, या फिर हम कहें कि बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता है ना। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है कि फर्स्ट आना है, परफॉर्म करना है, क्लास में फर्स्ट आना है। फेलियर अवॉइडेंस है, बस किसी तरह से पास हो जाना है, फेलियर से बच जाना है। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। बेस्ट जो है वो है मास्टरी ओरिएंटेशन। ये 3 तरह की ओरिएंटेशन है। इसको मास्टरी ओरिएंटेशन को कई बार पेपर में लर्निंग ओरिएंटेशन या लर्नर सेंटर्ड ओरिएंटेशन भी कह देते हैं। तो लर्निंग फोकस्ड ओरिएंटेशन, या ओरिएंटेशन का मतलब होता है सेंटर जो है मोटिवेशन का, वो मास्टरी है। परफॉर्मेंस नहीं है कि फर्स्ट आना है, फेलियर से बचना भी नहीं है कि 33% आ जाए, किसी तरह से 90 नंबर आ जाए सीटेट में और पास हो जाए। मास्टरी करनी है, सारा सिलेबस अच्छे से आता हो, मुझे टॉपिक समझ में आते हो, अपने आप 30 में से 30 आएंगे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? वंस बिलीव्स हैव एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन वंस लर्निंग, यानी हमारा जो विश्वास है, हमारे जो मान्यताएं होती हैं, उनका एक अच्छा खासा प्रभाव हमारे सीखने पर पड़ता है। अगर मैंने मान लिया कि भाई जो कोई काम है जो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं सीख पाऊंगी, तो मैं नहीं सीख पाऊंगी, है ना। ऐसी बातें आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को कहते हुए सुना होगा, बट ये फैक्ट है साइकोलॉजिकल कि अगर सच में आपका ये बिलीफ सिस्टम बन गया है कि आपसे नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा ही नहीं। अनटिल अनलेस थोड़ा बहुत कभी कभी लग सकता है। तो जो व्यक्ति का या बच्चे का बिलीफ है, जो धारणा है उसकी अपने सीखने के बारे में, वो लर्निंग को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। विच बिलीफ वुड हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग। तो जब हमें पता है कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे बिलीफ्स हैं, वो हमारी लर्निंग को, हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करेंगे, तो हमें कैसे बिलीफ डालने हैं बच्चे में? पॉजिटिव। तो कौन सा एक ऑप्शन है जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लर्निंग पर लेकर के आएगा? पॉजिटिव बिलीफ होगा तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर के आएगा। पहला ऑप्शन है आई एम नॉट बॉर्न विद एनी एबिलिटी। अगर कोई ये मान लेता है कि मेरे अंदर तो कोई जन्मजात क्षमता है ही नहीं, तो ये क्या हुआ? एक नेगेटिव अप्रोच हो गई, या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया, नेगेटिव बिलीफ हो गया, है ना। जबकि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में पढ़ रहे थे कि आपको हर बच्चे को मान के चलना है कि एवरी चाइल्ड हैज एन एबिलिटी टू लर्न। हर एक बच्चे में सीखने की क्षमता है, हर एक बच्चा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। आपको तरीके ढूंढने कैसे उसको किस तरफ लेके जाना है और वो किस चीज में अच्छा कर सकता है। तो ये तो मानना ही नहीं है कि कोई भी एबिलिटी नहीं है आप में, हर व्यक्ति सीख सकता है ना। टीचर्स ऑलवेज मेक डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स। अब ये अगेन ऐसा थॉट प्रोसेस है, एक ऐसा बिलीफ है जिसमें रीजन बाहर है। मतलब आप टीचर्स में कमी अगर निकाल रहे हैं तो इससे सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं कोई, ये कोई पॉजिटिव थॉट नहीं हुआ, है ना। फिर हम आएंगे गेटिंग गुड और बैड मार्क्स डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, यानी अच्छे और बुरे अंक जो है आपके प्रयास पर निर्भर करेंगे। इसका मतलब आपका जो
बिलीफ है वो पॉजिटिव है कि आप मेहनत कर सकते हैं, आप में एबिलिटी है सीखने की। फिर भी डी ऑप्शन चेक करेंगे, आई हैव नेवर गॉट गुड मार्क्स इन ज्योग्राफी एंड आई नेवर विल इवन इफ आई ट्राई। मतलब आई नेवर विल मतलब आए भी नहीं है आज तक नंबर ज्योग्राफी में अच्छे और ना ही आएंगे। जैसे मेरा गणित खराब है ऐसा कई लोग मानते हैं और वो ये मान लेंगे कि यार मेरे गणित में तो अच्छे नंबर आएंगे ही नहीं। जबकि अगर सही कोई टीचर मिल जाए, वो थोड़ा सा एफर्ट कर लें, छोटी क्लासेस से शुरू करें, आसान क्वेश्चन से शुरू करें, अपने किसी दोस्त की मदद लें, तो वो सीख सकते हैं। भाई 20 में से 20 नहीं 15 आएंगे, 10 आएंगे, कुछ तो आएंगे। तो ये बिलीफ एकदम खराब बिलीफ है कि हमने पहले से ही मान लिया कि भाई मेरे तो नंबर कभी अच्छे आए नहीं और आएंगे भी नहीं। ठीक, तो हमें सी ऑप्शन सबसे पॉजिटिव बिलीफ लगता है यहाँ कि बच्चे में इनकलकेट करना है आपको कि अच्छे या बुरे अंक जो हैं वो अपने प्रयास पर निर्भर करते हैं। यदि हम सही दिशा में प्रयास करेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब आप पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो रिजल्ट कहां से अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट। यानी संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा एक कथन सही है। 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है इस पे, ये मैंने यूट्यूब पे पुराने समय में कराया हुआ है, ये टॉपिक बैचेस में भी कराऊंगी ही अभी आगे। तो संज्ञान व संवेग, संज्ञान क्या है, हमारे दिमाग से संबंधित जितनी भी क्षमताएं हैं उसको हम संज्ञान कहते हैं। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, जो भी चीजें दिमाग से होती हैं, इस संज्ञान की ही थियोरी पियाजे ने दी है। इसी संज्ञान के बारे में वाइगॉस्की ने बात की है, इसी संज्ञान के बारे में ब्रूनर ने बात की है। ठीक है ना, कि हमारी समझ कैसे बेहतर होगी, है ना, हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कैसे बेहतर होंगी। तो यहाँ पे बात हो रही है जो कॉग्निशन और इमोशन है, इनका आपस में कोई रिश्ता है कि नहीं है ना। कॉग्निशन और इमोशंस का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, स्टार प्लस की याद आई किसी को। तो सिंपल बात यहाँ पे ये है कि बिल्कुल ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन मतलब आपका दिमाग आपके दिल को, आपके इमोशंस आपके दिमाग को, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन जब लिखा हो समझ जाइएगा दिमाग की बात हो रही है ना, आपके सोचने, समझने, तर्क करने, इन सब की बात हो रही है। आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी काम दिमाग से किए जाते हैं वो सब कॉग्निशन में आते हैं। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी चीजें जो भी दिमाग से होती है। मतलब मैं मान लूंगी ये बात कि जो मेरा माइंड है या ब्रेन है, अगर मैं कहूं तो माइंड कहेंगे, सॉफ्टवेयर है माइंड, वो इमोशंस को प्रभावित करता है। यानी मैं कैसा महसूस कर रही हूँ और मेरे इमोशंस मेरे दिमाग को प्रभावित करते हैं। यदि मुझे मुझे लग रहा है यार मुझे समझ में आ रहा है अब तो मैं कर लूंगी एग्जाम क्लियर, तो मैं मेहनत भी और अच्छी करूंगी। तो जो मेरे इमोशंस हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो मेरे संज्ञान को, अगर आप बहुत घबराए हुए हैं पेपर में तो चीजें आने के बावजूद आप गड़बड़ कर सकते हैं, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हैं, आपके इमोशंस हावी हो रहे हैं। तो ये दोनों इंटरट्वाइंड हैं। बस एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कॉग्निशन एंड इमोशन क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, यानी स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। वो क्या है, ज़ेज़ोंग नाम के एक व्यक्ति, 2018 में एक क्वेश्चन आया था दिसंबर में। ज़ेज़ोंग हैं जो मानते हैं कि जो आपका इमोशन एंड कॉग्निशन है, दिल और दिमाग है, वो इंडिपेंडेंट हैं। ये सिर्फ ज़ेज़ोंग के केस में आपको याद रखना है। जैसा मैं कहती हूँ कि पियाजे के केस में आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है। बाकी केसेस में आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, वाइगॉस्की हो या अगर किसी का नाम ना दिया हो तो याद रखेंगे डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। लेकिन पियाजे है तो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेजेस में तोड़ दिया। ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने स्टेजेस में तोड़ा हो, बट उनके बारे में क्वेश्चन आता नहीं है। ज़ेज़ोंग है जो कहते हैं कॉग्निशन इमोशन इंडिपेंडेंट है। बाकी सारी दुनिया ये मानती है कि इमोशंस और कॉग्निशन क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऊपर अगर ज़ेज़ोंग लिखा होता तो यही कथन सही हो जाता, लेकिन अभी किसी का नाम नहीं दिया, इन जनरल सामान्य तौर पे पूछा है। बी ऑप्शन है, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरट्वाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर। ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है कि संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं और वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आपको बुखार है, आप इमोशनली अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, कोई घटना घट गई है जीवन में, ब्रेकअप हो गया, किसी की लव्ड वन की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, तो आपके जो इमोशंस हैं वो प्रभावित करेंगे आपके दिमाग को भी। आप देखते हैं आपकी मेमोरी ठीक से वर्क करना, मतलब अफेक्ट होती है आपकी मेमोरी, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेस में अफेक्ट हो जाती है। आप जो डिसीजन बिना स्ट्रेस के ले सकते थे वो शायद स्ट्रेस में गड़बड़ हो जाए। तो कॉग्निशन और इमोशंस, हमारे दिमाग की क्षमताएं और इमोशंस इंटरट्वाइंड हैं। कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशंस बट इमोशंस डू नॉट अफेक्ट। ऐसा नहीं है कि कॉग्निशन, दिमाग का तो प्रभाव दिल पे या इमोशंस पे पड़ेगा, इमोशंस का नहीं पड़ेगा, ये गड़बड़ है। डी ऑप्शन है, इमोशंस अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट अफेक्ट। ये दोनों ही बातें गलत हैं कि कोई एक प्रभावित करता है, ये कहना गलत है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों स्वतंत्र हैं। कब? जब ज़ेज़ोंग कहें। ज़ेज़ोंग एक व्यक्ति हो गए जिन्होंने इस पर रिसर्च की है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉर डीलिंग विद मिसकॉन्सेप्शंस। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है? रचनावादी
अप्रोच। अब देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म यानी पियाजे-वाइगोस्की से भी जुड़ गया और ये क्वेश्चन मिसकॉन्सेप्शन का है वैसे। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी अप्रोच क्या है, मिसकॉन्सेप्शंस के साथ डील करने के लिए, यानी भ्रांतियों के साथ डील करने के लिए। बच्चों में जो ही कुछ भ्रांतियां आ जाती हैं, यानी कुछ गलत अवधारणाएं वो बना लेते हैं जिनको हम गलत नहीं कहते, रचनावादी लोग इनको गलत ना कह करके इनको मिसकॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं कि ऑल्टरनेट है, ये बच्चे के दिमाग में एक विकल्प बन चुका है कि उसको लगता है कि पानी जो है वो रंगहीन नहीं है, कलरलेस नहीं है, बल्कि हरे रंग का होता है, नीले रंग का होता है, जैसा भी उसने देखा होगा। तो एक मिसकॉन्सेप्शन बन गया। या जब ट्रेन चलती है तो पेड़ भी साथ में चल रहे होते हैं, ये क्या है, एक मिसकॉन्सेप्शन है। या मैं चलती हूं तो मेरे साथ चंद्रमा यानी जो मून है वो भी साथ साथ चल रहा है, तारे भी साथ साथ चल रहे हैं। अब ये फैक्चुअली या साइंटिफिकली सही नहीं होते, बट ये उसने अपने अनुभव के आधार पे नाइविटी में, अनुभव की कमी के कारण कह लीजिए, या वैकल्पिक अवधारणा मिसकॉन्सेप्शन बना लिए हैं। इसको रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसको नाइव कॉन्सेप्शन, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं, भ्रांतियां कहते हैं, गलत अवधारणा नहीं कहते इसको। इग्नोर करने से ये ठीक होगा नहीं, क्योंकि इसका ठीक होना भी जरूरी है। टू असाइन लॉट ऑफ कंटेंट फॉर पैसिव मेमोराइजेशन, बच्चे को पैसिव मेमोराइज करके, रटवा करके कभी कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। रचनावादी बच्चे को एक्टिव रखने पे, सक्रिय रखने पे फोकस करते हैं। पनिश करना तो इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है, ना रिवॉर्ड ना पनिशमेंट। फिर आता है गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कसिंग काउंटर पर्सपेक्टिव, यानी बच्चा जहां एक्टिव है 99.9% चांस है कि वही बात सही है, कि आप बच्चों को अवसर देते हैं चर्चाओं के। मैंने अभी शुरुआत में भी बताया था, जो चर्चा है, डिस्कशन है, डिबेट है, डायलॉग है, ये बहुत ही प्यारा तरीका है बच्चे की समझ को या हमारी इन जनरल ह्यूमंस की समझ को बेहतर करने का। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमंस के पास। ऐसा कौन कह रहा है, वाइगोस्की कह रहे हैं। तो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है ना। तो गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कसिंग काउंटर पर्सपेक्टिव, के इसके ऑपोजिट विचार क्या हो सकते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, कि नहीं मैंने तो देखा था कि वाटर कलरलेस नहीं है। अब चाहे वो जेंडर का विषय हो, चाहे कोई और विषय हो, चर्चा करना सबसे बेहतरीन रहता है। बच्चे तीनों ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में सबसे ज्यादा एक्टिव भी डी ऑप्शन में ही होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहता है भाई, ये 30 क्वेश्चन का सेट लगा रहे हैं प्रॉपर, मतलब ये क्वेश्चन तो मैंने निकाले हैं इस बार के ऑनलाइन एग्जाम से। तो ये सेट एक पेपर में 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का पूरा टॉपिक है, तो 10 क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे उनको मैंने हटा दिया है। अभी भी चलते हैं मैम, चंदा मामा साथ में। हाँ, बात आपकी सही है सौम्या, लेकिन वो क्या है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, वो साइंटिफिकली सही नहीं है। चलें आगे बढ़े। अब आपका एक मुश्किल क्वेश्चन जिसको आप मान लेते हैं, आपका बिलीफ है ये मुश्किल होते नहीं है, पढ़ के समझना है बस। कथन यानी असर्शन और इसका रीजन। असर्शन या एक स्टेटमेंट क्या है, स्कूल्स शुड नॉट इन्वॉल्व पेरेंट्स इन एनी मैनर इन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी स्कूल्स को, विद्यालयों को, माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। यानी पेरेंट टीचर मीटिंग जितनी भी हो रही हैं उनको सबको तेल लेने भेज दो, उनको कहो कोई पीटीएम नहीं होगी। वैसे कोई बताना चाहेगा ये जो पीटीएम है इसकी बात कौन अपनी थियोरी में करता है, या ये किस थियोरी से इंस्पायर्ड है, कोई कमेंट करके बताना चाहेगा। तो ये बात तो गलत हो गई कि जब माँ बाप को पता ही नहीं है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है स्कूल से और माँ बाप का कोई संबंध ही नहीं है, तो कैसे फीडबैक का पता लगेगा, कैसे समस्या सॉल्व होगी यदि बच्चे को कोई महसूस हो रही है जीवन में, तो है ना। क्योंकि वो घर में भी रहता है आधे समय और आधे समय स्कूल में रहता है, या एक अच्छा खासा समय स्कूल में बिताता है। तो ये तो फॉल्स हो गया। एस्टेब्लिशिंग लिंक्स ऑफ द स्कूल विद द कम्युनिटी हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग, ये कह रहे हैं कि स्कूल और कम्युनिटी के बीच, समुदाय या घर के बीच जो लिंक है उससे लर्निंग नेगेटिवली प्रभावित होती है, रुकती है, बैरियर बनता है, हिंडर होती है, हानि होती है, जो कि गलत बात है। एनसीएफ इसका ऑपोजिट कहता है। एनसीएफ क्या कहता है कि भाई घर और स्कूल के बीच के गैप को कम करना है, बच्चा उतना ही कंफर्टेबल महसूस करे स्कूल में भी जितना वो घर पे करता है। ये उसकी उल्टी बात कह रहे हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। दोनों ही बातें क्या हैं, गलत हैं। दोनों ही बातें गलत हैं, तो मजे से आप 88% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये क्या कहता है भाई, और पीटीएम का मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, पीटीएम का एक क्वेश्चन पूछा था, वो मुझे अभी तक जवाब कोई दिखा नहीं है, देखूं एक बार। ब्रॉनफेन-ब्रेनर, बहुत बढ़िया, दीपिका गुप्ता नाम है आपका, दीपिका ही है, मुझे लगा दीपक को, दीपिका तो नहीं पढ़ रही हूं। बिल्कुल, ब्रॉनफेन-ब्रेनर की जो थियरी है वो ये एस्टेब्लिशमेंट करती है, ब्रॉनफेन-ब्रेनर का जो इकोलॉजिकल मॉडल है, सोशलाइजेशन में हम पढ़ते हैं जनरली, उसमें बात होती है कि पीटीएम किस सिस्टम में आता है, कोई बताएगा, कि घर और स्कूल के बीच में एक लिंक होना चाहिए ताकि आपको फीडबैक मिले कि बच्चा कैसे सीख रहा है आपका और कहां उसको समस्या आ रही है और आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ब्रूनर नहीं है ये, ब्रूनर अलग हैं जिन्होंने वो सिंबॉलिक, आइकॉनिक और एनेक्टिव स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये सोशलाइजेशन की बात करते हैं। ये कौन सा सिस्टम है, कोई बताना चाहेगा? मीजो,
सही लिख रही हूं? क्या कह रहे हो? हमें क्या पता, ऐसे नहीं चलता। बताओ एक बार, कौन सा सिस्टम है? मीजो। बात सही है, ठीक है, कोई नहीं लिख रहा। हाँ, लिख रहे हैं कई लोग, बहुत बढ़िया। माइक्रो सिस्टम में बच्चा खुद के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी उसके आसपास जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो सब। जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक माइक्रो सिस्टम है क्या? एक माइक्रो सिस्टम है आपका होम, और दूसरा माइक्रो सिस्टम है आपका स्कूल, यानी सूक्ष्म सिस्टम आप कह लीजिए। ये दोनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चे के विकास के बारे में, उसके सीखने के बारे में ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन या ज्यादा बेहतर एस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा। तो ये मीजो सिस्टम में आती है पीटीएम। आपसे दुश्मनी निकालनी हुई एग्जामिनर को तो ये ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है बट इनडायरेक्टली तो है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग? समालोचनात्मक चिंतन। एक नंबर का क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो क्रिटिकल थिंकिंग को 21वीं शताब्दी के जो कौशल है, 21st सेंचुरी स्किल्स में शामिल करती है। आपको मैंने नोट्स में दिया हुआ है, जो फ्री नोट्स मिले हुए हैं सबको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पढ़ लो यार, फ्री में सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद भी नहीं पढ़ के अगर हम एग्जाम क्लियर करेंगे तो बहुत दुख की बात है ना। तो अगर हम बात करें समालोचनात्मक चिंतन के संदर्भ में, तो कौन सा कथन सही है? समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। समालोचनात्मक चिंतन है कि हम हर पक्ष में किसी चीज को देख पाए। हम जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी डेटा है, ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, वो सब हमारे पास हो, जो भी एक चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, और उसको हर पक्ष में देख के कंक्लूजन तक पहुंच पाए। हम सिर्फ मान ना लें जो हमारे सामने हो, उसको जांचें, परखें, देखें सभी पक्षों में कि भाई सीटेट क्लियर यहां से होता है ना। आप इंटरव्यू भी देख रहे हैं, आप एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं कि लोग 143 नंबर लेके आए हैं, 141 लेकर के आए हैं, 140 लेकर के आए हैं। तो ये सब क्या हुआ? आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं कि यार एक बार देखते हैं, समझते हैं कौन कैसे लेकर के आया है, फिर पढ़ाने का क्या तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है, प्रीवियस ईयर आप कर रहे हैं, तो हर पक्ष में आपने जांचने की कोशिश की है, उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में कैसे हम लेकर के आए? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्स मेनली थ्रू रोट मेमोराइजेशन। रट के क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आ सकती, क्योंकि इस पे आपको अपने दिमाग को खर्च करना पड़ता है, हर पक्ष के हिसाब से सोचना पड़ता है। गलत हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग इज मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। भाई मीनिंगफुल होती है क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आप जस्ट मान नहीं लेते। किसी ने कहा बिल्ली रास्ता काट गई, आपने मान लिया, ऐसा यहां नहीं होता। किसी ने कहा 2000 के नोट में जो है चिप होती है, वो फिर आपने क्रिटिकल थिंकिंग उसमें नहीं लगाई कि वो पॉसिबल कैसे है, आपने जस्ट मान लिया। तो मीनिंगलेस नहीं होता, मीनिंगफुल लर्निंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग से डिसरप्ट करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को डिसरप्ट करती है। ये भी कहना गलत होगा, ये तो हेल्पफुल चीज है। क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी प्रमोटेड बाय गिविंग रिफ्लेक्शन टाइम टू स्टूडेंट्स। यानी आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने कोई डिस्कशन किया, आपने कुछ असाइनमेंट दिया बच्चे को, अब आप कह रहे हैं बेटा इस पे रिफ्लेक्ट करो, जो ये जो एस्से तुमने लिखा है, क्या इसमें ठीक हो सकता था? अच्छा, इसमें क्या ये वाला पक्ष सही है? आप बच्चे को सोचने पे मजबूर करते हैं, तब जाकर के क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। जब आप उसको प्रकाश डालने को कहते हैं, है ना, समय देकर। रिफ्लेक्शन क्या है? आपने समय दिया, जो आपने किया है, बताया है, उस पर थोड़ा सा सोचने को कहा, चिंतन मनन करने को कहा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 8? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम? यानी सीखने की संस्कृति। सीखने की संस्कृति का क्या मतलब है? कि हमें सीखने में इंटरेस्ट जागे, ऐसा एक कल्चर क्लासरूम में पैदा हो। जैसे लेट्स लर्न पे एक कल्चर है कि आप लोग आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं सामने से, पोल में जवाब देते हैं, तो हम मिलजुल करके सीखने की एक प्रोसेस बना रहे हैं, कल्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो क्लासरूम में ऐसा कैसे हो सकता है? फोस्टरिंग कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, मिलजुल करके सब सीख रहे हैं। इसका जवाब तो मैंने खुद ही दे दिया आपको। बी ऑप्शन है बीइंग रिजिड। देखिए मैंने पहले भी कहा था, रिजिड होना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, जीवन में भी नहीं और क्लासरूम में भी नहीं, कि आपको जो पेडागोजी है, जो पढ़ाने के तरीके हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, रिजिड हो जाए। नहीं, इसी मेथड से पढ़ेंगे, बस इसी तरीके से समझ में आ सकता है किसी को। रिजिड का मतलब है कठोर हो गए। कठोर होने पे क्या होता है? टूट जाता है। आपने पढ़ा होगा ये कि जो सख्त होती हैं चीजें, मुड़ती नहीं है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होती, लचीली नहीं होती, खत्म हो जाते हैं समय के साथ। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिजिडिटी एकदम नेगेटिव वर्ड है। इंक्रीज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फीडबैक, अभी बात की थी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं, मास्टरी ओरिएंटेड या लर्निंग ओरिएंटेड फीडबैक मिलना चाहिए कि कितना सीखा, ये नहीं कितने परसेंट आए। इग्नोर सेल्फ असेसमेंट, खुद का आकलन इग्नोर ही करा दो बच्चे से। जी नहीं, एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, विच इज कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ए ऑप्शन ही है, कि बच्चे ग्रुप में मिलकर के, कोलैब करके, सहयोग करके एक दूसरे को सीख रहे हैं। ऐसा वाइगॉस्की भी मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा।
आसान सा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान में बाधा कौन बनता है। एक क्वेश्चन आता है ये समस्या समाधान पे, तो समस्या समाधान मतलब कोई समस्या आपने बच्चे के सामने रखी, वो साइंस की प्रॉब्लम हो सकती है, वो सोशल साइंसेस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो एनवायरमेंट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। तो अब हम अगर बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सी एक चीज हिंडर नहीं करती है, बताइएगा। स्लो साबुन हो गए हैं हमारे पोल लगाने वाले। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, समस्या आए उसके समाधान में बाधा कौन बनेगा। एनालॉजीज का प्रयोग, यूज ऑफ एनालॉजीज यानी अनुरूपकों का इस्तेमाल, यानी वैसी ही समस्याएं जैसी मतलब आज जो समस्या आपके सामने है उस तरह की और भी प्रॉब्लम्स आपने पहले सॉल्व की हूं, तो ये हिंड्रेंस नहीं बनती, ये तो पॉजिटिव बात होती है कि आप एनालॉजी का प्रयोग कर रहे हैं कि भाई जीवन में जब एक और एग्जाम आपने क्लियर किया था, जब आप सीटेट के लिए पढ़ाई कर रहे थे तो आपने ये सही तरीके किए थे या आप इतने घंटे पढ़ते थे, अब आप कोई और एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो आप वो अप्रोच जो इंपॉर्टेंट या फायदेमंद चीजें थी वो वहां भी अपना रहे हैं। एनालॉजी मतलब जिनमें समानता है दो चीजों में। मीन्स एंड एनालिसिस, मीन्स एंड एनालिसिस होता है किसी भी बड़े काम को टुकड़ों में तोड़ करके समझना, कि आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, मान लीजिए सीटेट, अभी के लिए सीटेट रखते हैं, डीट प्लस बी, केवीएस, यूपीएससी, व्हाटएवर। अब उस एग्जाम को आपने देखा ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, इसको मीन्स एंड एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक सीडीपी है भाई, इसको कैसे पढ़ूंगा, कहां से पढ़ूंगा, पहले ये वाला चैप्टर निपटाऊंगा, ये यहां से पढ़ना है, हिंदी हो गई, ईवीएस हो गया, मतलब आपने टुकड़ों में तोड़ दिया उस टास्क को, और एक दिन में नहीं कर देंगे, आपने एक टाइम टेबल बनाया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाई, प्रीवियस ईयर संडे सैटरडे को लगाएंगे, टुकड़ों में तोड़ दिया टास्क को। रिस्पॉन्स सेट एक नेगेटिव बात है जो कि यहां सही उत्तर होगा, कई लोग 30% लोग गलत जवाब इसमें दे रहे हैं। अनुरूपकों का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। अगर बच्चे ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में ऑलरेडी सॉल्व की हैं तो वो आगे आने वाली समस्याओं को भी डील कर जाएगा, क्योंकि यार आपको पता होता है ना, यार ये चीज तो मैंने देखी है लाइफ में, है ना, निकल जाएंगे ब्रेकअप से, एक और हुआ था पहले कभी, मजाक। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव बात है। साधन लक्ष्य विश्लेषण, मीन्स एंड एनालिसिस भी पॉजिटिव बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे भी अच्छी होती है कि आप समस्या को टुकड़ों में तोड़ करके देखेंगे। रिस्पॉन्स सेट इज अ नेगेटिव थिंग, मतलब क्या हुआ, अनुक्रिया समुच्चय जिसको हम कह रहे हैं। रिस्पॉन्स सेट का मतलब है फिक्स्ड हो गया है आपका माइंडसेट, आप अलग अलग ढंग से किसी समस्या को नहीं देख पा रहे हैं, एक मेंटल सेट बन गया है आपका। समस्या कोई भी आती है वही तरीका है ना, जैसे माताजी पिताजी कहते होंगे कि नींद नहीं आ रही है तो भी ये फोन जिम्मेदार है ना, सर में दर्द है तब भी फोन जिम्मेदार है, दुनिया का कोई काम, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो क्योंकि आप फोन में लगे रहते हैं इसलिए पड़ रही है। मतलब एक ही तरीका, हर समस्या के लिए एक ही समाधान, वो गलत तरीका है, उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंडर होती है, बाधा बनती है, बैरियर है ये एक, क्योंकि अलग अलग समस्याओं में अलग अलग समाधान काम कर सकते हैं। वर्बलाइजेशन पॉजिटिव बात होती है, मौखिकीकरण, कि आप खुद से बात करते हैं, कई बार उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं वर्बलाइज करके, भाषा के माध्यम से उस पर मौखिकीकरण करते हैं, समझाते हैं, अच्छा ये समस्या है, ऐसा हो सकता है, किसी से चर्चा भी कर सकते हैं, तो वर्बलाइजेशन इज अ पॉजिटिव थिंग। तो बाकी ये तीनों चीजें पॉजिटिव हैं, ये जो मेंटल सेट है ये नेगेटिव है। आगे बढ़ेंगे, मेंटल सेट एक तरह का ट्रायल एंड एरर है, और वो भी ट्रायल एंड एरर ऐसा जिसमें आप मल्टीपल वेज नहीं अपना रहे हैं, बस आंख बंद करके रट्टा लगा रहे हैं। ट्रायल एंड एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, इस पे क्वेश्चन हम कल करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, असर्शन क्या है। असर्शन यानी एक कथन और एक रीजन होगा इसका। ये वाले क्वेश्चंस खूब भर भर के आ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक इजी है, बट इसको मुश्किल बनाने का यही तरीका है ना कि क्वेश्चन को पूछने की लैंग्वेज को लेंदी बना दो, क्योंकि वैसे तो अब आपको पता ही है ये टॉपिक 1 नंबर का वैसे है। अगर हम बात करें अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, कौन रो रहा है, ये गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप जल्दीबाजी में जवाब दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, आज के बाद गलती कम हो जाएगी, अभी कल और परसों भी इसी टॉपिक से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें फिर ये गलतियां कम हो जाएंगी अपने आप ही। चलो यार, गर्मी सच में ज्यादा है, पानी वानी पीते रहो। बढ़ते हैं आगे, 77% लोग ए उत्तर दे रहे हैं, समझते हैं। कथन क्या है, स्टूडेंट्स मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट एनी कॉन्सेप्ट शुड बी प्रॉपरली अटेंडेड बाय द टीचर इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग स्ट्रेट अवे। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चों की गलत फहमियां हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, भ्रांतियां हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं, कि भाई जब मैं चलता हूं तो चंदा मामा साथ चलते हैं, ये इनको डील किया जाना चाहिए, इनको एड्रेस किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग। टीचर को इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये भ्रांति बनी रह जाएगी, आगे आने वाली क्लासेस में भी फिर वो चीज चलती रहेगी। इसका रीजन क्या है, तो ये बात तो सही हो गई। इसका रीजन क्या दिया है, मिसकॉन्सेप्शंस आर नॉट ऑलवेज इररेशनल, रेदर रिप्रेजेंट नाइव थियरीज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। यानी ये जो भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती, हमेशा इलॉजिकल नहीं होती। कई बार ये बच्चे के द्वारा उसके वातावरण में जो उसने संपर्क किया है, जो उसने अनुभव किया है, भाई उसने एक दिन तालाब में हरे रंग का पानी देखा था, इसलिए उसको लगता है कि पानी का तो रंग होता है,
पानी कलरलेस कहाँ होता है, तो उसने अपने अनुभव के आधार पर बताया है, उसके लिए वहां पे रीजन है। बात तो सही है, ये भी बात सही है, ट्रू है। आप जवाब क्या दे रहे हैं? ए ऑप्शन, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल ही सही बात है, इसमें कोई भी दर्द परेशानी दर्द कुछ समस्या कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों बातें सही है और ये इसी के बारे में बात हो रही है। रीजन में यही बताया गया है कि क्यों इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें तर्क होता है, हमेशा ये कुतर्क वाले नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इमोशन एंड कॉग्निशन, यानी संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सी एक बात सही है? अभी हमने इस पर चर्चा की थी, वही ज़ोज़ोंग वाली बात है ना। क्या बात सही है? नॉट लिखा होता तो जवाब बदल जाता है, यहां पे सही पूछा है। हाई स्ट्रेस इनहिबिट्स लर्निंग, इसमें आप गलती करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, यानी उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधा बनता है। सही बात है, अगर ज्यादा स्ट्रेस है तो क्या होगा? लर्निंग ठीक से नहीं हो पाएगी, जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे पेपर में। इंटरेस्ट इनहिबिट्स लर्निंग, यानी रुचि अधिगम में बाधक बनती है, यानी अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आपको सीखने में ये चीज बाधा करेगी, ये तो गलत बात हो गई। अगर मुझे इंटरेस्ट है तो ये चीज तो मुझे हेल्प करनी चाहिए सीखने में। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? मेरा इमोशन पॉजिटिव है उस चीज को लेकर के। हाई स्ट्रेस प्रमोट्स लर्निंग, ये एकदम खराब बात है, और आप कह रहे हैं ये सही है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि ये सही है, सी ऑप्शन कह रहे हैं इसको। हाई स्ट्रेस उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, रियली? अगर हाई स्ट्रेस है तो ये सहायता थोड़ी करेगा लर्निंग में। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगा कुछ, तो ये तो नेगेटिव बात होगी। नहीं, सही कहां है? डिसइंटरेस्ट प्रमोट्स लर्निंग, यानी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में तो ये चीज लर्निंग को बेहतर बनाएगी नहीं, इंटरेस्ट प्रमोट करता है लर्निंग को, ना कि डिसइंटरेस्ट। तो एक ही बात सही थी यहां, हाई स्ट्रेस इनहिबिट्स लर्निंग, यानी उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमसे पूछा तो यही है ना, दोनों के बारे में बात कौन सी सही है? तो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि भाई ज्यादा स्ट्रेस अगर होगा तो लर्निंग में बाधा बनेगा। ये बात अपने आप में सही है इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। सही कह रही हैं सौम्या के सी वाले अब रुक जाओ, 40% लोग अभी भी सी पे लटके पड़े हैं, जबकि 39% ए पे आ चुके हैं। भाई इन्होंने ये पूछा था दोनों के बारे में क्या सही है, ये थोड़ी पूछा था लर्निंग कब बेहतर होगी। तो दोनों के बारे में अगर आप सही देखोगे तो सिंपली हमें दिख रहा है कि ज्यादा स्ट्रेस लर्निंग को इनहिबिट करता है, हिंडर करता है, तनाव जो है अधिक वो बाधा बनता है अधिगम में। बात तो सही है। इंटरेस्ट इनहिबिट करता है, ये नहीं होता कि इंटरेस्ट है आपको और लर्निंग कमजोर पड़ रही है या बाधा बन रहा है आपका इंटरेस्ट, नहीं। हाई स्ट्रेस बिल्कुल प्रमोट नहीं कर सकता लर्निंग को, तो एक ही ऑप्शन सही है। ये इन्होंने थोड़ा सा शब्दों का जाल बुना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है? सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेक्निक्स फेवरेबल फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे सही होगा? पहला ऑप्शन है एनकरेजिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें क्लास में। पॉजिटिव बात है भाई, पार्टिसिपेशन तो अच्छी बात है, बच्चे सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। एनकरेज कंपटीशन फॉर मार्क्स, कंपटीशन एकदम नेगेटिव वर्ड है। कंपटीशन से कोलैबोरेशन की तरफ, कोऑपरेशन सहयोग की तरफ लेके जाना है, गला काट प्रतिस्पर्धा पे नहीं लेके जाना बच्चे को। हेल्प स्टूडेंट्स सेट गोल्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, ये बात भी पॉजिटिव है कि बच्चे का जिस चीज में रुचि है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, आप उसको साइंस पे लगाए पड़े हैं। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, गिविंग फ्रीडम टू स्टूडेंट्स फॉर एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज, यानी आप बच्चों को आजादी देते हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की। मतलब जो भी बच्चे के दिमाग में आइडियाज हैं, जो भी उसके अनुभव है, उसको शेयर करने की आजादी आप देते हैं। अब वो सही है गलत है वो बाद में डिसाइड होगा, तो ये बात भी पॉजिटिव है। तो तीन बातें यहां सही हैं और बाकी जो हैं वो गलत हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यही जवाब दे रहे हो, कुछ और दे रहे हो? बी 71% लोग फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी है कि इस क्वेश्चन में आप भटके नहीं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई? आसान सा सवाल है, ये तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, लड्डू क्वेश्चन एकदम। इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ, यानी शिक्षा में समान अभिगम्यता, यानी अवसर समान मिले, एक्सेस सबको समान मिले, पहुंचने की मतलब शिक्षा तक सबकी पहुंच हो समान रूप से, कि एक गरीब परिवार का बच्चा भी अच्छी एजुकेशन ले सके, एक जो आर्थिक रूप से समृद्ध बच्चा है वो भी, किसी भी जाति, संप्रदाय, समूह, रंग, नस्ल, कोई भी बच्चा हो, एजुकेशन सबको एक्सेस एजुकेशन का मिलना चाहिए, बराबर का एक्सेस मिलना चाहिए। ये नहीं है कि एक बच्चा है जो बहुत अच्छी शिक्षा पाता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति समृद्ध है, होता ऐसा ही है, बट होना नहीं चाहिए कायदे में, क्योंकि एजुकेशन की जो एक्सेस है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। ये बात किस तरफ लेके जा रही है हमें? प्रिविलेज की तरफ। मैटर ऑफ प्रिविलेज है ये, कि सुविधा के अनुसार जिसको प्रिविलेज है उसको इक्वल एजुकेशन की एक्सेस मिलनी चाहिए, जी नहीं। एक्सक्लूजन मतलब कुछ ही लोगों को, या फिर राइट है ये,
तो ये बिल्कुल क्या है, एक राइट है। 69% लोग इतने आसान क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हो हैं। शिक्षा में समान अभिगम्यता या पहुंच एक अधिकार का विषय है। भाई राइट टू एजुकेशन भी तो यही कह रहा है ना कि भाई जो शिक्षा है वो हर एक बच्चे का अधिकार होनी चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बना दिया राइट टू एजुकेशन एक्ट ने 2009 में, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। आर्टिकल 21A कहता भी है कि भाई एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए एजुकेशन सबका, यानी एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा सबको मिल पाए। उनके पेरेंट्स चाहें वो भी ना रोक पाए बच्चे को, कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये राइट है, ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये राइट का विषय है कि हर बच्चे को इक्वल एक्सेस मिल पाए, ये उसका अधिकार है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग टीचर शुड, यानी आपको बच्चे को सपोर्ट करना है सीखने के लिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए? एज अ टीचर आप क्या करेंगे यदि आप बच्चे को सीखने में सपोर्ट प्रदान करना चाह रहे हैं? बताइएगा फटाफट से कमेंट करके। डरना नहीं है, आज के क्वेश्चंस को देख के लेंदी लग सकते हैं लेकिन ये सबसे इजी यूनिट है। 10 नंबर फ्री के हैं। फ्री तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, बट अगर आप क्लास अटेंड करके समझ पा रहे हैं इसका मतलब आपके लिए फ्री के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कैसे सपोर्ट करें लर्निंग में टीचर्स? प्रमोट एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एंटिटी व्यू का मतलब होता है योग्यता एक इकाई के रूप में, एक तत्व के रूप में, कि एक सिंगल एंटिटी है योग्यता। एबिलिटी या तो होती है किसी में या नहीं होती है। ये एकदम बकवास बात है क्योंकि हम योग्यता को या एबिलिटी को इंक्रीमेंटल देखते हैं कि एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, फिक्स्ड नहीं है, ये एंटिटी नहीं है। ये इग्नोर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, बच्चे के अगर रुचियों को ही आपने इग्नोर कर दिया तो वो हो सकता है, ये वैसी बात हो जाएगी कि सचिन तेंदुलकर को हम ये कहते कि डांस में उनको लेकर के जाया जाता, तो हो सकता है वो शायद वहां उतना बेहतर ना करते जितना उन्होंने क्रिकेट में किया। मतलब ये आइंस्टाइन वाली बात है, जो आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर आप एक मछली को उड़ने के बेसिस पे जज करने लग जाएंगे तो वो जीवन भर खुद को खराब मानती रहेगी कि मैं किसी काम की नहीं हूं। तो बच्चे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर हम उसको लेके जा रहे हैं तो वो जरूरी नहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए। बी कंसिडरेट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना। यानी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चे का सेम इंटरेस्ट हो, सेम तरीके से सीखे, सेम एप्टीट्यूड, सेम एबिलिटी, सेम आईक्यू। आईक्यू चलो बहुत हद तक कॉमन होता है, मतलब एवरेज जो 60% लर्नर्स हैं एवरेज आईक्यू ही रखेंगे, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे अपने रंग में, अपनी रुचियों में, अपने अभिक्षमता में, अपनी क्षमता में डिफरेंट होते हैं। ये बात सही है या कोई दिक्कत है? बताओ भाई, दर्द परेशानी यहां तक की बात समझने में हो तो बताओ। तो ये बात एकदम सही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी हम लर्निंग को सपोर्ट कर पाएंगे। भाई आपको पता हो कि किस बच्चे को किस क्षेत्र में रुचि है, उस हिसाब से तो आप उसको फिर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराओगे। मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, बिल्कुल भी नहीं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल होते हैं फर्स्ट आना है तुमको, लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स या मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स के प्रति आपको एज अ टीचर लेके जाना है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा पूरा सिस्टम ऐसा ही बनाया हुआ है कि हम नंबर्स पे, सैलरी पे, पैसे पे, मतलब हमारा पूरा फोकस इसी बात पे है कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। जबकि मास्टरी ओरिएंटेशन में अगर हम लेकर के जाएंगे तो अगेन 3 इडियट को मैं कोट करूंगी कि भाई घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, बट खुश होऊंगा। तो वो वाली बात बच्चे में फिर आ पाएगी यदि हम एज टीचर्स ही मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स को हम सेट कर पाएं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, उस तरफ उसको लेकर के जा पाएं। बट ये अभी शायद हम उतना नहीं कर पा रहे हैं और अब नेक्स्ट जनरेशन उस तरफ जा भी रही है। क्वेश्चन नंबर 15, और ऐसा जरूरी नहीं है कि घर और गाड़ी छोटे ही होंगे, अच्छे भी हो सकते हैं, मतलब बड़े भी हो सकते हैं इंटरेस्ट फॉलो करके, है ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपनी बात कर रही हूँ इनडायरेक्टली। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, मजे ले रही हूँ। देखो, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एम्फसाइजिंग ऑन, यानी विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस तरह सुगम बनाया जा सकता है? बताइएगा एक बार फटाफट से। मतलब लर्निंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बेटर बनाएं कि बच्चे की थॉट प्रोसेस बेहतर हो सके। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरिड कॉन्टेक्स्ट, यानी अलग अलग संदर्भ में जो भी सीखा है उसको अप्लाई कर पाए। बिल्कुल फैक्ट बात है, बच्चा एक्टिव भी सबसे ज्यादा यही होगा अगर आप वही सिंपल फंडा अपनाते हैं कि बच्चा जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। कंपटीशन टू फिनिश, ये तो अपने आप में इतना नेगेटिव वर्ड है। किसी टास्क को बस जल्दी से खत्म कर दो, समझ में आए ना आए, अंडरस्टैंडिंग रेदर देन अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने की बजाय खत्म कर दो। मियर समराइजेशन ऑफ नोट्स गिवन बाय द टीचर, यानी जो अध्यापक ने नोट्स दिए हैं उनको बस उनका समराइज कर दो, फटाफट से उनका व्याख्यान पढ़ लो, रट लो उसको एंड मोमेंट पे। ये होता तो है सिस्टम में, बट ये सही तरीका नहीं है। इससे थिंकिंग डेवलप नहीं होती, इससे रट्टाफिकेशन डेवलप होता है। रोट मेमोराइजेशन, ये तो रटंत विद्या चलंत नहीं। तो मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम, 2 प्रकार की लर्निंग,
लर्निंग, एक मीनिंगफुल, दूसरा रोट लर्निंग। तो रट के सीखने को बढ़ावा नहीं देना, मीनिंगफुल लर्निंग को, जो जीवन से जुड़ी हुई हो, बच्चे के अलग अलग संदर्भ में वो सोच पाए, वही क्रिटिकल थिंकिंग को जगा पाएगी। तो विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कि जब आपसे बात पॉल्यूशन के बारे में हो रही है तब भी आप बच्चे को सोचने के लिए कह रहे हैं, जब आप किसी और मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं तब भी आप बच्चे को सोचने के लिए कह रहे हैं, तो उससे क्रिटिकल थिंकिंग अलग अलग दिशाओं में